Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University. In the lecture series of entomology, today I will deliver my talk on endocrine system of an insect. As you know, during a million years ago, unicellular animals originated in which all the functions are performed by a single cell. But later on, from these unicellular animals, multicellular animals evolved in which different systems were developed to perform different functions like digestive system for purpose of digestion, circulatory system for the purpose of circulation, respiratory system for the purpose of respiration, excretory system for the purpose of excretion, and to maintain the uniformity and coordination between these systems, two more systems evolved, in which first is nervous system and second is endocrine system, and both these systems are collectively called as neuroendocrine system. In my previous session, I delivered my talk on nervous system of an insect, and in today's session, I will discuss with you on endocrine system of an insect. तो पूर्व के व्याख्यान में इंसेक्ट के तंत्रिका तंत्र पे मैंने आपसे चर्चा की थी, और आज की इस व्याख्यानमाला में इंसेक्ट की एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है, इंसेक्ट के ब्रेन में जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है, उस पे मैं चर्चा करूँगा। अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम जो है, इसको दो पार्ट में, इसकी जो नर्व सेल्स हैं और नर्व सेल्स का जो एसोसिएशन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इनको दो पार्ट में जैसे डिवाइड कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है जैसे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, यानी तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं। इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट हो सकता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स वो होती है, ब्रेन में जनरली दो तरह की सेल्स होती है। एक तो ऑर्डिनरी नर्व सेल्स होती है जो केवल इम्पल्स प्रोपेगेशंस का काम करती है, और इन नर्व सेल्स के एक्सोन के टर्मिनल एंड से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे एसिटिल कॉलिन है, उनका जैसे सिक्रेशन होता है, और एसिटिल कॉलिन के द्वारा एक नर्व से दूसरी नर्व्स में इम्पल्स का प्रोपेगेशन होता है। लेकिन कुछ नर्व सेल्स ऐसी होती है जो सिनेप्स नहीं बनाती है, और उनके एक्सोन के टर्मिनल एंड से पर्टिकुलर केमिकल सिक्रीट होते हैं जिनको न्यूरो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। और ये न्यूरो हार्मोन्स या तो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज हो जाते हैं या किसी दूसरे ऑर्गन्स में जाके इन सिक्रीशन का स्टोरेज हो जाता है। और इस तरह की जो रचनाएं जो न्यूरो हार्मोन्स का स्टोरेज करती है, उनको न्यूरोहीमल ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इंसेक्ट में जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं वो तीन ग्रुप में डिवाइड होती है, जिसमें पहले ग्रुप में वो नर्वस सेल्स होती है, वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है जो ब्रेन के अंदर उपस्थित होती है, यानी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन। सेकंड ग्रुप में वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है जो नर्वस सिस्टम के गैंग्लियन में पाई जाती है, यानी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ गैंग्लियन। और तीसरे ग्रुप में वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है जो पेरिफेरल नर्व्स में पाई जाती है। अब हालांकि इसकी मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। पहला जो ग्रुप है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन है। अब ब्रेन जैसे ये फिगर मैंने दिखाया है, इसमें इसका ये जो पार्ट है ये ब्रेन का पार्ट है, और इसमें जो रेड कलर में जो सेल्स दिखाई है ये तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं। अब ब्रेन की जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, इसमें कुछ नर्व सेल्स तो ऐसी है जिनकी लोकेशन फिक्स होती है, कुछ नर्व सेल ऐसी है जिनकी लोकेशन फिक्स नहीं होती है।
इसलिए ब्रेन की जो न्यूरोसिक्टी सेल्स हैं ये भी दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं इनको। एक तो इसके अंदर हो गया न्यूरोसिक्टी सेल्स जो कि फिक्स टाइप की है, इसको डेफिनेट ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी वो है जो फिक्स नहीं होती है, इनको इनडेफिनाइट ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब इसमें डेफिनेट ग्रुप की जो सेल्स हैं, डेफिनेट ग्रुप से मतलब क्या हुआ, इन सेल्स की लोकेशन है वो फिक्स होती है, और डेफिनेट ग्रुप की जो नर्व सेल्स होती है, न्यूरोसिक्टी सेल्स होती है, इनके एक्सॉन कॉर्पोरा कार्डियक में जाके खुलता है। इसलिए इस बात को अपन यूँ भी कह सकते हैं कि डेफिनेट ग्रुप की जो न्यूरोसिक्टी सेल्स हैं उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स का स्टोरेज कॉर्पोरा कार्डियका ग्लैंड्स में होता है। इसलिए कॉर्पोरा कार्डियका एक प्रकार का न्यूरोहीमल ऑर्गन है, क्योंकि ये स्टोरेज का काम करता है। जैसे अपने ह्यूमन के अंदर ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है, पार्स नर्वोसा, और पार्स नर्वोसा में खुद के हार्मोन्स नहीं बनते हैं, वो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से स्रावित होते हैं, जिसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। तो ऑक्सीटोसिन और एडीएच ये दोनों एक्चुअली में हाइपोथैलेमस के हार्मोन हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर लोब में आके ये संग्रहित हो जाते हैं। इसलिए पार्स नर्वोसा जो है वो एक तरह का न्यूरोहीमल ऑर्गन्स है। इसी तरह इंडेफिनेट ग्रुप की जो सेल्स होती है इनकी लोकेशन वेरिएबल है, क्योंकि इनकी कोई फिक्स लोकेशंस नहीं है, और इन सेल्स के जो एक्सॉन होते हैं, टर्मिनल एंड्स, वो कॉर्पोरा एलाटा में जाके खुलते हैं। कॉर्पोरा कार्डिया के द्वारा भी नर्व ट्रैक्ट इनका देखा जा सकता है। तो ये एक कंपोजिट डायग्राम है पूरे इंसेक्ट का, एक एंडोक्राइन सिस्टम का। सेकेंड ग्रुप की जो सेल्स है गैंग्लियन। अब चूंकि पूरे इंसेक्ट में वेंट्रल सरफेस पे वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, और उस वेंट्रल नर्व कॉर्ड में हर सेगमेंट्स में गैंग्लियन देखने को मिलेंगे। जैसे प्रोथोरेक्स में प्रोथोरेसिक गैंग्लियन, मीजोथोरेक्स में मीजोथोरेसिक गैंग्लियन, मेटाथोरेक्स में मेटाथोरेसिक गैंग्लियन, और इन गैंग्लियन के अंदर भी अनेक तरह की नर्व सेल्स जो होती है वो पाई जाती है, न्यूरोसिक्टी सेल्स पाई जाती है। ये जैसे सिस्टोसर्का का जैसे डायग्राम दिखाया है, सिस्टोसर्का के एक गैंग्लियन का डायग्राम जैसे दिखाया है, और इस गैंग्लियन में आप देख रहे हो अलग अलग कलर की सेल्स में रिप्रेजेंट करिए, ए टाइप की सेल, बी टाइप की सेल, सी टाइप की सेल्स, और ये सभी जो सेल्स हैं ये तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं हैं। तो इंसेक्ट के गैंग्लियन में जो सेल्स पाई जाती है वो न्यूरोसिक्टी सेल्स ऑफ गैंग्लियन के नाम से जानी जाती है। अब दो गैंग्लियन के बीच में वेंट्रल नर्व कॉर्ड है या कनेक्टिव है, तो इनमें क्या होगा, इन न्यूरोसिक्टी सेल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक गैंग्लियन से दूसरे गैंग्लियन में ट्रांसमिट हो सकते हैं, इनका ट्रांसफ़र हो सकता है, और ये ट्रांसफ़र बाई डायरेक्शनल होता है। जैसे प्रोथोरेसिक गैंग्लियन के न्यूरो हार्मोन्स मीजोथोरेक्स के गैंग्लियन में आ सकते हैं, मीजोथोरेक्स के गैंग्लियन के जो न्यूरो हार्मोन्स हैं वो प्रोथोरेक्स में जा सकते हैं। यानी इनका जो कम्युनिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि ये इंटर गैंग्लियोनिक जो कनेक्टिव होते हैं, संयोजी होते हैं, उन संयोजी के द्वारा इन न्यूरो हार्मोन्स का ट्रांसमिशन जो बाई डायरेक्शनल हो सकता है। तीसरी कैटेगरी की जो तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं हैं ये पेरिफेरल नर्व्स में पाई जाती है, और पेरिफेरल नर्व्स में क्या होगा, इंसेक्ट का जो एब्डोमेन वाला जो पार्ट है, एब्डोमेन में हर सेगमेंट में एब्डोमिनल गैंग्लियंस मिलेंगे, और हर एब्डोमिनल गैंग्लियन से जो तंत्रिकाएं निकलती है वो परिधीय तंत्रिकाओं के नाम से जानी जाती है। इन परिधीय तंत्रिकाओं के द्वारा जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, इन परिधीय तंत्रिकाओं की जो सेल बॉडीज है उनके द्वारा जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो इंसेक्ट की जो न्यूरोसिक्टी सेल्स हैं ये तीन ग्रुप में डिवाइड हो गई है। एक तो न्यूरोसिक्टी सेल्स ऑफ ब्रेन जो कि सेरिब्रल गैंग्लियन में पाई जाती है, न्यूरोसिक्टी सेल्स ऑफ गैंग्लियन जो कि मेनली थोरेक्स के गैंग्लियंस में पाई जाती है, और न्यूरोसिक्टी सेल्स ऑफ पेरिफेरल नर्व्स जो कि एब्डोमेन के गैंग्लियन से निकलने वाली तंत्रिकाओं में पाई जाती है। और ब्रेन की जो न्यूरोसिक्टी सेल्स हैं वो फिक्स टाइप की हो सकती है, डेफिनेट ग्रुप की हो सकती है, और
इंडेफिनिट ग्रुप की हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो फिगर है ये एक थोरैक्स के गैंग्लियन का डायग्राम है और इसमें अलग अलग तरह की ये न्यूरोस्टिक सेल्स है वो दिखाई है। हर न्यूरोस्टिक सेल से अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, सबकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। इस पार्ट को मैं एक अलग से व्याख्यान में आपके साथ शेयर करूंगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इस पे मैं आज का व्याख्यान जो है वो फोकस करूंगा। अब इंसेक्ट में 4 तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो पाई जाती है। हाँ, पहली टाइप है इसमें कॉर्पोरा कार्डिएका, कॉर्पोरा कार्डिएका। सेकंड टाइप की जो ग्लैंड है ये कहलाती है कॉर्पोरा एलाटा। तीसरी टाइप की जो ग्लैंड्स हैं ये कहलाती है प्रोथोरेसिक ग्लैंड या एक्डाइसियल ग्लैंड। और कई बार इन ग्रंथियों के फ्यूजन से एक रिंग के समान रचना बन जाती है और इसको कलेक्टिवली रिंग ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जबकि रिंग ग्लैंड वास्तव में एक ग्लैंड्स नहीं है, ये कई ग्लैंड्स के फ्यूजन से बनती है। तो ये जो फिगर है, इस फिगर में सारी ग्लैंड्स की लोकेशन जैसे मैंने यहाँ पर दिखाई है। ये जैसे ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रल गैंग्लियन, और सेरिब्रल गैंग्लियन में ये न्यूरोस्टिक सेल्स हैं। इन न्यूरोस्टिक सेल्स के एक्सॉन जो हैं, एक्सॉन के टर्मिनल, कुछ एक्सॉन के टर्मिनल तो दूसरी ग्रंथियों में जाके वहाँ पर खुल जाते हैं और कुछ एक्सॉन के ट्रैक्ट हैं वो लंबे होते हैं, तो वो एक ग्लैंड से पास भी होते हैं, उनको ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि नर्व्स में अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, जैसे नर्व क्या होती है, नर्व फाइबर्स क्या होते हैं, नर्व ट्रैक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर ये सेरिब्रल गैंग्लियन, और सेरिब्रल गैंग्लियन में फिक्स ग्रुप वाली ये तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं, और ये जो रेड इंडिकेशन जो मैंने दिखाया है ये इन तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं से निकलने वाले एक्सॉन। अब इसके नीचे ये कॉर्पोरा कार्डिएका, कॉर्पोरा कार्डिएका के नीचे कॉर्पोरा एलाटा, ये फोरगट का पार्ट है यानी आहारनल का अग्रभाग जिसको स्ट्रोमोडियम बोलते हैं, और इसके दोनों तरफ ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड या एक्डाइसियल ग्लैंड, ये प्रोथोरेसिक सेगमेंट्स में पाई जाती है। तो ये एक इंसेक्ट के एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है। अब इसमें पहली जो ग्लैंड है कॉर्पोरा कार्डिएका, कॉर्पोरा कार्डिएका। अब कार्डिएका में नाम से स्पष्ट है इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट। अब इंसेक्ट में जो सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन पढ़ा था कि हार्ट जो होता है उसमें अनेक चैम्बर्स हैं, एक चैम्बर आगे वाले चैम्बर से कनेक्टेड होता है, और टर्मिनल जो यानी पहला जो हार्ट का जो पहला चैम्बर होता है उस चैम्बर के आगे एक पतली ट्यूबुलर नलिका निकलती है जिसको डोर्सल ओरोटा के नाम से जाना जाता है। उस ओरोटा के चारों तरफ ये ग्लैंड्स जो हैं प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको कॉर्पोरा कार्डिएका का नाम दिया है। अब कॉर्पोरा कार्डिएका जो है ये कोई हार्मोन स्रावित नहीं करती है। इसमें ये जैसे एक सेक्शन दिखाया है कॉर्पोरा कार्डिएका का, और इस ग्लैंड के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो स्टोरेज का होता है, एक पार्ट इसमें सिक्रीशन का होता है। स्टोरेज से मतलब स्टोरेज वाला जो पार्ट है ये न्यूरोहीमल ऑर्गन्स का काम करेगा। तो जनरली ब्रेन की सेरिब्रल गैंग्लियन से जो न्यूरोसिक्टी सेल्स के एक्सॉन से जो न्यूरो हार्मोन्स निकलेंगे वो न्यूरो हार्मोन इस स्टोरेज रीजन के अंदर संग्रहित हो जाते हैं, और ये पार्ट एक तरह से न्यूरोहीमल रचनाओं के रूप में कार्य करता है। और इसका जो सिक्रिटी जो पार्ट है यहाँ पर इन न्यूरो हार्मोन्स के कारण कुछ केमिकल्स की फॉर्मेशन होती है, और वो केमिकल जो होते हैं इन कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते रहता है। तो इंसेक्ट की पहली जो ग्लैंड है कॉर्पोरा कार्डिएका, और कार्डिएका शब्द इसलिए लिया गया कि ये ऑर्टा के साथ रिलेटेड है। सेकंड ग्लैंड कॉर्पोरा एलाटा। अब कॉर्पोरा एलाटा जो होती है ये फोरगट के दोनों तरफ प्रेजेंट है।
यानी स्टोमेटोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसके साथ ये स्ट्रक्चर है वो एसोसिएटेड रहती है। तो फोरगट के दोनों तरफ ये रचनाएं हैं। और कॉर्पोरा एलाटा जो होती है वो अपनी तरफ की कॉर्पोरा कार्डिया के साथ कनेक्टेड है, यानी कॉर्पोरा कार्डियका और कॉर्पोरा एलाटा इनके बीच में भी नर्व फाइबर का जो ट्रैक्ट होता है वो देखा जा सकता है। तो अपनी साइड की कॉर्पोरा कार्डियका अपनी तरफ की कॉर्पोरा एलाटा के साथ कनेक्टेड है। कॉर्पोरा कार्डियका है उसकी लोकेशन थोड़ी अपर साइड में है और कॉर्पोरा एलाटा की जो लोकेशन है इसकी लोकेशन थोड़ी नीचे की तरफ होती है। अब ये कॉर्पोरा एलाटा जो होती है ये जुवेनाइल हार्मोन का स्राव करती है। जुवेनाइल हार्मोन, इसको ग्रोथ हार्मोन भी मान सकते हैं इंसेक्ट का। अब जुवेनाइल हार्मोन है वो तो ये चाहता है कि लार्वा है वो लार्वा ये बना रहे, यानी लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट नहीं हो, प्यूपा अडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो। लेकिन ये देखा गया है कि जो जो इंसेक्ट का डेवलपमेंट होता है इस हार्मोन्स का लेवल कम होता जाता है। और तीसरी जो ग्लैंड है इसमें एक्डाइशियल ग्लैंड या प्रोथोरेसिक ग्लैंड, ये ग्लैंड एक जोड़ी होती है, प्रोथोरेसिक सेगमेंट में पाई जाती है, इसलिए इसको प्रोथोरेसिक ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और इस ग्रंथि के द्वारा एक्डाइसोन हार्मोन जो होता है या मोल्टिंग हार्मोन जो होता है वो उस हार्मोन का इसके द्वारा स्राव होता है। और एक्डाइसोन नाम से स्पष्ट है, एक्डाइसिस यानी इंसेक्ट में पुरानी क्यूटिकल का हटना और हटने के बाद में नई क्यूटिकल का बनना, ये परिघटना पूरे इंसेक्ट में चलती रहती है, क्योंकि इंसेक्ट की जो बॉडी है वो हार्ड क्यूटिकल के द्वारा ढकी हुई है और हार्ड क्यूटिकल जब तक नहीं हटेगी इंसेक्ट में ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए इंसेक्ट में डेवलपमेंट के दौरान पुरानी क्यूटिकल हटती है, जिसको अपन निर्मोचन बोलते हैं या मोल्टिंग बोलते हैं या एक्डाइसिस बोलते हैं। अब पुरानी क्यूटिकल जब हट जाएगी तो इंसेक्ट को ग्रोथ करने का मौका मिलेगा, इंसेक्ट में ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है तो फिर नई क्यूटिकल बनती है, नई क्यूटिकल फिर मैच्योर होती है और ये मैच्योर क्यूटिकल फिर बॉडी से रिमूव होती है। तो इंसेक्ट में ग्रोथ मोल्टिंग, ग्रोथ मोल्टिंग, ग्रोथ मोल्टिंग ये प्रोसेस निरंतर चलता रहता है जब तक इंसेक्ट अडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। अब अडल्ट बनने के बाद में अडल्ट में भी पुरानी क्यूटिकल उतरेगी, लेकिन उसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी का यूज होता है, उसकी अलग मैकेनिज्म है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो पुरानी क्यूटिकल उतरती है इसका अलग प्रोसेस है। चौथी है इसमें रिंग ग्लैंड। अब रिंग ग्लैंड नाम से स्पष्ट है कि ये अंगूठी की तरह, छल्ले की तरह होती होगी। तो कई बार क्या होता है इंसेक्ट में ये जितनी भी ग्रंथियां हैं, कॉर्पोरा कार्डियका, कॉर्पोरा एलाटा, प्रोथोरेसिक ग्लैंड या एक्डाइसियल ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड्स आपस में फ्यूज हो जाती है, विशेष कनेक्टिव टिश्यूज़ के द्वारा आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती है और इनके कनेक्शन से वलय के जैसी रचना बनती है। इस वलय रूपी रचना के कारण इसको रिंग ग्लैंड का नाम दिया है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हो, इसमें कॉर्पोरा एलाटा भी है, इसके अंदर रिजर्व सेल्स भी हैं, इसके अंदर कॉर्पोरा कार्डियका भी हैं और इन सभी ग्रंथियों के फ्यूज़न से ये एक वलय के समान ये रचना बन गई है। और इस वलय के समान रचना के बनने के कारण इसको रिंग ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो रिंग ग्लैंड कोई अलग से कोई सेपरेट ग्लैंड्स नहीं है, ये कोई अलग से कोई हार्मोन स्रावित नहीं करती है, ये कई ग्रंथियों के फ्यूज़न के कारण इसकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन रिंग ग्लैंड सभी इंसेक्ट्स में नहीं पाई जाती है, सभी इंसेक्ट्स में इन ग्लैंड्स का फ्यूजन नहीं होता है, सभी ग्लैंड्स में इनकी लोकेशन है वो अलग अलग तरह की होती है। तो ये एक रिंग ग्लैंड का डायग्राम जैसे दिखाया है और इस ग्रंथि के नीचे हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन है वो प्रेजेंट होगा, सेरिब्रल गैंग्लियन के जस्ट नीचे। तो ये एक न्यूरोसिक्रेट सेल्स और इंसेक्ट की एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक नट सेल में डिस्क्रिप्शन। तो एक बार शॉर्ट में फिर मैं डिस्क्राइब कर दूँ। इंसेक्ट में जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके दो पार्ट हैं, एक तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स और सेकंड पार्ट है इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं ये लोकेशन की बेसिस पे तीन टाइप की हो सकती है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ गैंग्लियन
और न्यूरोस्ट्रिक्टिव सेल्स ऑफ पेरिफेरल नर्व। अब सेरेब्रल गैंग्लियन में जो न्यूरोस्ट्रिक्टिव सेल्स होती है वो भी दो टाइप की होती है, एक तो फिक्स टाइप और एक इंडेफिनेट टाइप। इन तंत्रिकाओं के एक्सॉन जो होते हैं वो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जाके खुलते हैं और उन अंतःस्रावी ग्रंथियों को वो नियंत्रित करने का काम करता है। गैंग्लियन में जो न्यूरोस्ट्रिक्टिव सेल्स होती है ये अलग अलग टाइप की होती है, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, सबके अलग अलग लोकेशंस हैं। और पेरिफेरल नर्व्स में जो न्यूरोस्ट्रिक्टिव सेल्स होती है वो एब्डोमेन रीजन में पाई जाने वाली तंत्रिकाओं के अंदर ये पाई जाती है। और अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं ये मेनली 4 प्रकार की है। एक तो कॉर्पोरा कार्डियका जो कि डोर्सल ओरोटा के साथ एसोसिएटेड रहती है, कॉर्पोरा एलाटा जो कि इसोफेगस के दोनों तरफ पाई जाती है, और प्रोथोरेसिक ग्लैंड ये प्रोथोरेसिक सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। और इन तीनों ग्रंथियों के फ्यूजन से जो वलय के समान जो रचना बनेगी ये रिंग ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। और इन सभी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इस बोर्ड पे जैसे दिखाया गया है। अब इंसेक्ट की एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बाद में इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के फंक्शंस क्या क्या हैं उन पे मैं बहुत ही शॉर्ट में आपसे मैं शेयर करूँगा। हाँ, इन ग्लैंड्स का मेन जो फंक्शंस हैं ये मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी इंसेक्ट में होने वाला कायांतरण। और मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा, अंडों से जैसे लार्वल स्टेजेस निकलती है और लार्वा के अंदर डेवलपमेंट होगा, वो प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और प्यूपा में फिर आगे डेवलपमेंट होगा, वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लार्वा का प्यूपा में रूपांतरण, प्यूपा का अडल्ट में रूपांतरण, ये पूरी घटना मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण के नाम से जानी जाती है। अब कुछ इंसेक्ट में लार्वल स्टेजेस भी कई हो सकती है जिनको शॉर्ट में L1, L2, L3 के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह प्यूपा प्रावस्था भी कई हो सकती है, इनको शॉर्ट में P1, P2, P3 के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अंत में प्यूपा जो होते हैं वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो इंटायर प्रोसेस जो है मेटामॉर्फोसिस का, ये 3 फेज में डिवाइड होता है, या मेटामॉर्फोसिस को 3 प्रावस्था में अपन डिवाइड कर सकते हैं। इनकी जो पहली जो प्रावस्था है दैट इज फेज ऑफ ग्रोथ एंड मॉल्टिंग, यानी वृद्धि और निर्मोचन की प्रावस्था। इसकी जो सेकंड फेज है ये विभेदन की प्रावस्था होती है, इसको बोलते हैं फेज ऑफ डिफरेंशिएशन या विभेदन की प्रावस्था। और तीसरी जो फेज है ये मैच्यूरेशन की प्रावस्था होती है, फेज ऑफ मैच्यूरेशन या परिपक्वन की प्रावस्था। इन तीनों फेज को इस फिगर के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहली जो फेज है जैसे फेज ऑफ ग्रोथ एंड मॉल्टिंग, अब इसमें नाम से स्पष्ट है कि इसके अंदर ग्रोथ होती है, मॉल्टिंग होती है, ग्रोथ होती है, मेल्टिंग होती है। अब इंसेक्ट में डेवलपमेंट में कई एनिमल तो ऐसे हैं जिसमें कोई लार्वल स्टेजेस नहीं होती है, क्योंकि इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस भी 4 तरह का देखने को मिलता है, जिसमें मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस होता है, पोरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस होता है, हेमीमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस होता है, होलोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस होता है। तो जिन इंसेक्ट के डेवलपमेंट में एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट ये चारों स्टेजेस देखने को मिलती है, इट मीन्स ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। और पहली जो प्रावस्था है ग्रोथ मॉल्टिंग, अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए अंडे से पहला जैसे लार्वा बना, इस लार्वा के अंदर ग्रोथ हुई ग्रोथ हार्मोन के कारण। अब ग्रोथ होगी तो इसकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल बनती है काइटिन युक्त। अब क्यूटिकल है वो हार्ड है। अब लार्वा के चारों ओर जब क्यूटिकल बन गई, अब ये क्यूटिकल जब तक नहीं हटेगी इस लार्वा में आगे ग्रोथ नहीं होगी। तो मान लीजिए अंडे से जैसे पहला लार्वा निकला और पहले लार्वा के अंदर क्यूटिकल का डिपोजिशन हुआ, ये क्यूटिकल पुरानी होती है, मैच्योर होती है, उसके बाद में ये पुरानी क्यूटिकल हटती है। अब जो ही पहले लार्वा की क्यूटिकल हटेगी, इसको ग्रोथ करने का मौका मिल जाता है, इसमें फिर ग्रोथ होती है।
और मान लीजिए L1 जो लार्वा था वो L2 लार्वा में कन्वर्ट हो गया। अब इस L2 लार्वा में नई क्यूटिकल डिपॉजिट होगी, वो क्यूटिकल फिर पुरानी होगी, इस L2 लार्वा की पुरानी क्यूटिकल हटेगी, हटने के बाद में इस L2 लार्वा में फिर डेवलपमेंट होगा। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, ग्रोथ मोल्टिंग, ग्रोथ मोल्टिंग, ग्रोथ मोल्टिंग, ग्रोथ मोल्टिंग। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक अडल्ट की फॉर्मेशंस नहीं हो। तो ये जो पहली जो प्रावस्था है ग्रोथ मोल्टिंग, ग्रोथ मोल्टिंग, ये दोनों प्रोसेस अल्टरनेट रूप में चलते रहेंगे, क्योंकि ग्रोथ के लिए जो मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो तो होता है जुवेनाइल हार्मोन। ये कॉर्पोरा एलाटा के द्वारा स्रावित होता है। और मोल्टिंग के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है ये होता है मोल्टिंग हार्मोन, इसको एक्डाइसोन हार्मोन भी बोलते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन या जुवेनाइल हार्मोन, ये हार्मोन तो ये चाहता है कि लार्वा ही बना रहे, लार्वा कभी भी प्यूपा में कन्वर्ट नहीं हो, प्यूपा कभी भी अडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो। और ये जो मोल्टिंग हार्मोन है ये चाहता है कि लार्वा का प्यूपा में रूपांतरण हो, प्यूपा का अडल्ट में रूपांतरण हो। तो इन दोनों हार्मोन्स में कंपटीशन चलता है, दोनों हार्मोन का लेवल कितना है हीमोलिप में, उसके द्वारा ये पूरा मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है वो डिसाइड होता है। तो कायंत्रण की पहली जो प्रावस्था है दैट इज़ ग्रोथ मोल्टिंग। और इसके अंदर क्या होगा? ग्रोथ होती है, पुरानी क्यूटिकल हटती है, फिर ग्रोथ होती है, फिर पुरानी क्यूटिकल हटती है, फिर ग्रोथ होती है, फिर पुरानी क्यूटिकल हटती है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक अडल्ट की फॉर्मेशंस नहीं हो। तो यहाँ पर इस फिगर में जैसे दिखाया है, जैसे लार्वा का डीएनए, अब इस लार्वल डीएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनेगा, इस आरएनए में ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा, और ये जो प्रोटीन होता है ये लार्वा की क्यूटिकल के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। फिर ये लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है, प्यूपा में कन्वर्ट होगा तो लार्वा में जो जीन एक्टिव थे वो जीन निष्क्रिय हो जाएंगे और प्यूपा में नई तरह के जीन हैं वो सक्रिय हो जाएंगे। अब प्यूपा के डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्यूपल आरएनए बनेगा, इस प्यूपल आरएनए में ट्रांसलेशन होगा, प्यूपल प्रोटीन बनेगा, और ये प्रोटीन प्यूपा की क्यूटिकल के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। फिर ये प्यूपा जब अडल्ट में कन्वर्ट होगा उसमें प्यूपा के जो जीन हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे और अडल्ट के जो जीन होते हैं वो एक्टिव हो जाता है। अडल्ट के डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनेगा, इस आरएनए ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, और ये प्रोटीन अडल्ट की स्किन में डिपॉजिट हो जाता है। अब यदि लार्वा की इंटेगमेंट का सेक्शन यदि अपन देखें, प्यूपा की इंटेगमेंट का सेक्शन देखें, अडल्ट की इंटेगमेंट का सेक्शंस देखें, तो तीनों के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि लार्वा की जो स्किन है उसमें अलग तरह के प्रोटीन का डिपोजिशन है, प्यूपा की जो स्किन है उसमें अलग तरह के प्रोटीन्स का डिपोजिशन है, अडल्ट की जो स्किन है उसमें अलग तरह के प्रोटीन्स का डिपोजिशन है, और जो जीन लार्वा में एक्टिव होते हैं वो प्यूपा में निष्क्रिय हो जाएंगे, प्यूपा में जो जीन सक्रिय हैं वो अडल्ट में निष्क्रिय हो जाएंगे, और अडल्ट में फिर अलग तरह के प्रोटीन जो होते हैं वो एक्टिव होता है। और निर्मोचन का प्रोसेस तो इंसेक्ट में पूरी ज़िंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो पुरानी क्यूटिकल हटती है वो अलग प्रक्रिया है, अडल्ट के अंदर जो पुरानी क्यूटिकल हटती है वो अलग प्रक्रिया है। अब पहली फेज़ के बाद में सेकंड जो फेज़ है मेटामॉर्फोसिस की, दैट इज़ डिफरेंशिएशन यानी विभेदन। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि लार्वल स्टेजेज होती है वो डेवलपमेंट होगा, मान लीजिए L1 लार्वा L2 में कन्वर्ट हुआ, L3 में कन्वर्ट हुआ, फिर L3 में के अंदर मेटामॉर्फोसिस हुआ, वो प्यूपा फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया, प्यूपा सेकंड में कन्वर्ट हो गया, प्यूपा सेकंड प्यूपा थर्ड में कन्वर्ट हो गया, और प्यूपा में फिर मोल्टिंग हुआ, वो अडल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो सेकंड जो फेज़ है डिफरेंशिएशन की, इसके अंदर लार्वा का प्यूपा में ट्रांसफॉर्मेशन होता है और प्यूपा का अडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और लास्ट जो स्टेज है इनकी मैच्योरेशन फेज़, मैच्योरेशन फेज़ में क्या होगा, अडल्ट जो होता है उसमें धीरे धीरे सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो डेवलप होती है। मेल इंसेक्ट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टिमुलेट होता है, फीमेल के अंदर ओजेनेसिस का प्रोसेस स्टिमुलेट होता है, और इन मैच्योरिटी के बाद में इन दोनों मेल और फीमेल मेंबर में कॉर्टशिप बिहेवियर, कॉपुलेटरी बिहेवियर वो एस्टेब्लिश होता है,
और ये ब्रीडिंग साइकिल फिर स्टार्ट हो जाती है। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि जुवेनाइल हार्मोन जो है, इसकी ये जो मोटी लाइन मैंने दिखाई है, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है। ये लाइन पतली है, इस मीन्स यहाँ पर जुवेनाइल हार्मोन की मात्रा इंटरमीडिएट है, और डॉटेड लाइन जो दिखाई है इसका मतलब जुवेनाइल हार्मोन यहाँ पर एब्सेंट है। तो यहाँ पर लार्वल स्टेज में जुवेनाइल हार्मोन की सांद्रता सबसे ज़्यादा है, प्यूपल स्टेज में जुवेनाइल हार्मोन की सांद्रता मीडियम प्रकार की है या इंटरमीडिएट प्रकार की है, और अडल्ट के अंदर जुवेनाइल हार्मोन है वो इंटायरली एब्सेंट होता है या इसकी कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल टाइप की होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये मोटी लाइन, ये फिर पतली लाइन, फिर डॉटेड लाइन। इट मीन्स जुवेनाइल हार्मोन यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन में है, यहाँ पर वेरी लो कंसंट्रेशन में है। अब इस लार्वल स्टेज में लार्वल डीएनए एक्टिव हुआ, इससे लार्वल आरएनए बना, लार्वल प्रोटीन्स बना, ये लार्वा की स्किन में डिपॉजिट हो गया, ये स्किन फिर उतरेगी, लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट हो गया, प्यूपा का डीएनए एक्टिव हुआ, इससे प्यूपल आरएनए बनेगा, प्यूपल प्रोटीन्स बनेगा, ये प्यूपल प्रोटीन प्यूपा की स्किन में डिपॉजिट हो जाएगा, प्यूपा की स्किन फिर उतरेगी और ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और अडल्ट में फिर अलग जीन एक्टिव होता है, अलग आरएनए बनता है, अलग प्रोटीन्स बनता है, और ये प्रोटीन अडल्ट की स्किन में डिपॉजिट हो जाता है। इसलिए लार्वा की जो क्यूटिकल है उसके अंदर अलग तरह के प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, प्यूपा की जो स्किन है उसमें अलग तरह के प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, और अडल्ट की जो स्किन है उसमें अलग तरह के प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। तो ये कायांतरण की जो प्रक्रिया है ये 3 पदों में बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में, बहुत ही प्रेसाइज मैनर के अंदर ये रेगुलेट होती है और कंट्रोल होती है। अब इसके लिए 2 अजम्पशंस भी हैं, 2 पोस्टुलेशंस भी हैं, जिसमें एक अजम्पशंस तो विगल्सवर्थ का है, और दूसरा जो अजम्पशन है वो नोवाक साइंटिस्ट का है। अब ये जो डायग्राम है ये विगल्सवर्थ से रिलेटेड है। विगल्सवर्थ कंसेप्ट तो क्या कहता है कि जब इंसेक्ट में डेवलपमेंट होता है तो लार्वल स्टेज में जुवेनाइल हार्मोन्स की मात्रा मैक्सिमम होती है, और जुवेनाइल हार्मोन की मात्रा मैक्सिमम होती है, लार्वल प्रावस्थाएं बनी रहती है। फिर जो डेवलपमेंट होगा जुवेनाइल हार्मोन की मात्रा इंटरमीडिएट टाइप की हो जाएगी, तो ये लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, और जब जुवेनाइल हार्मोन की मात्रा इंटायरली एब्सेंट होती है तो प्यूपा अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो विगल्सवर्थ तो ये कहते हैं कि लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, इन तीनों में जुवेनाइल हार्मोन की मात्रा धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। नोवाक क्या कहते हैं? नोवाक ये कहते हैं कि जुवेनाइल हार्मोन कभी भी एब्सेंट नहीं होता है, और इंसेक्ट में जुवेनाइल हार्मोन और ये मॉल्टिंग हार्मोन यानी एग्डाइसोन, इन दोनों का ब्लड में लेवल कितना है उसके ऊपर डेवलपमेंट की प्रक्रिया निर्भर करती है। ब्लड के अंदर दोनों ही हार्मोन हैं, ब्लड में जुवेनाइल हार्मोन्स भी हैं, ब्लड के अंदर एग्डाइसोन हार्मोन भी है। यदि ब्लड में जुवेनाइल हार्मोन की मात्रा मॉल्टिंग हार्मोन से ज़्यादा होगी तो लार्वल स्टेज डोमिनेट रहेगी, लार्वा है और लार्वा ही बना रहता है। जब मॉल्टिंग हार्मोन की मात्रा जुवेनाइल हार्मोन से ज़्यादा हो जाएगी उसके अंदर फिर मेटामॉर्फोसिस होता है, लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है, प्यूपा अडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो नोवाक तो ये कहते हैं कि अडल्ट इंसेक्ट में भी जुवेनाइल हार्मोन एब्सेंट नहीं है। अडल्ट में जुवेनाइल हार्मोन का लेवल, जुवेनाइल हार्मोन की जो मात्रा है वो एग्डाइसोन हार्मोन की तुलना में कम है। तो ये 2 पोस्टुलेशन है इस मेटामॉर्फोसिस की एक्सप्लेनेशन के लिए। विगल्सवर्थ का कंसेप्ट है और नोवाक का कंसेप्ट है, लेकिन इसमें जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो कंसेप्ट है दैट इज़ विगल्सवर्थ। अब मेटामॉर्फोसिस इनका मेन फंक्शंस हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। इसके अलावा और भी छोटे मोटे काम हैं जिनको मैं केवल हेडिंग के द्वारा आपसे चर्चा करूँगा। इन हार्मोन्स का एक फंक्शन और होता है डायापोज। और डायापोज क्या है? एक तरह से अडेप्टेशन है। एक तरह से जब हार्श एनवायरनमेंट होता है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है, स्कैरसिटी होती है, उन हार्श कंडीशंस में क्या होगा? डेवलपमेंट रुक जाता है। अब जैसे मान लीजिए अंडे से लार्वा बने, अभी लार्वा के अंदर
कायांतरण नहीं होगा, मेटामॉर्फोसिस रुक जाएगा 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए। और जब कंडीशन जब फेवरेबल आएगी उसके बाद में इनमें डेवलपमेंट वापस स्टार्ट हो जाता है। तो जिस तरह मेंढक में जैसे हाइबरनेशन होता है, मेंढक में शीत निष्क्रियता पाई जाती है, और देखा होगा सर्दियों के दिनों में मेंढक जो होते हैं वो ज़मीन में चले जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में रेनी सीजन में ये खूब खाना पीना करते हैं, इनकी बॉडी में फैट बॉडीज़ डिपॉजिट हो जाती है, और सर्दी में ये ज़मीन में चले जाते हैं, इनकी बॉडी एकदम निष्क्रिय हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, रेस्पिरेशन स्लो हो जाता है, और जब वापस गर्मी के सीजन आते हैं ये मेंढक ज़मीन से वापस निकलते हैं। तो डायपोज है वो एक तरह का हाइबरनेशन है, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में बचने की प्रक्रिया, और ये डायपोज का नियंत्रण भी इन हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। इसके अलावा oogenesis, क्योंकि oogenesis का जो प्रोसेस है उसमें 3 फेज होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, और इन तीनों प्रावस्थाओं का जो कंट्रोल है वो इन हार्मोन्स के द्वारा होता है। हाँ, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इंसेक्ट में जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय है जिसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस एक्टिविटीज़ है, क्रेब साइकिल की एक्टिविटीज़ है, इसके अलावा और कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, उन सभी का कंट्रोल इन हार्मोन्स के द्वारा होता है। कलर चेंज की परिघटना, हाँ, और कलर चेंज में विशेषकर जैसे ग्रास होपर्स को आपने रेनी सीजन में यदि देखते हो तो उनकी स्किन का रंग एकदम हरा होता है, क्योंकि हरियाली होती है और ये इनको फीडिंग डाइट है, उसके अंदर क्लोरोफिल खूब मिलता है। और दिसंबर के महीने में आप ग्रास होपर को यदि आप देखो उसमें उसका कलर जो होता है वो भूरे रंग का हो जाता है। तो ये कलर चेंज की जो परिघटना है, सीजनल कलर चेंज की जो परिघटना है, ये परिघटना भी हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। और इंसेक्ट में ग्रीन कलरेशन, ब्राउन कलरेशन, ब्लैक कलरेशन, इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, जिसमें कुछ कलर हैं वो तो बैकग्राउंड कलरेशन के रूप में जाने जाते हैं, कुछ सेक्सुअल अट्रैक्शंस के लिए काम में आते हैं, और स्किन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी कई बार इंसेक्ट के कलर को डिसाइड करती है, क्योंकि स्किन है वो स्मूथ भी हो सकती है, उबड़ खाबड़ भी हो सकती है, उसमें स्किन पे जो लाइट पड़ती है उसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन की घटना होती है, तो उसके अंदर इस तरह का जो कलर डिमार्केशन है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा इंसेक्ट का जो बिहेवियर पैटर्न जो है, तो इंसेक्ट में जब ब्रीडिंग सीजन होता है उसमें इनका कॉर्डसी बिहेवियर है, नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर है, कम्युनिकेशन बिहेवियर है, कॉपुलेटरी बिहेवियर है, एग्रेसिव बिहेवियर है, डिफेंसिव बिहेवियर है, अलार्मिंग बिहेवियर है, ये जितनी भी तरह के व्यवहार हैं ये अलग अलग हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। कौन सा हार्मोन किस बिहेवियर को कंट्रोल करता है इस पे एक अलग से व्याख्यान में आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा एंटायर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पूरे भ्रूण का परिवर्धन, जिसमें निषेचन से लेके, क्योंकि जाइगोट जैसे बन गया तो अब जाइगोट के बाद में अंडे के अंदर क्लीवेज डिवीजन है वो स्टार्ट होते हैं, ब्लास्टुलेशन होता है, गैस्टुलेशन होता है, न्यूरुलेशन होता है, उसके बाद बॉडी में सेगमेंटेशन होता है, लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, अडल्ट बनता है। तो इंटायर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है जिसको अपन एम्ब्रियोजेनेसिस कह सकते हैं, उस इंटायर एम्ब्रियोजेनेसिस का रेगुलेशन भी इन हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो ये एक नट सेल में बहुत ही शॉर्ट में एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके द्वारा परफॉर्म होने वाले फंक्शंस। और आशा है ये व्याख्यान आपके समझ में आया होगा। इस व्याख्यान को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, पॉपुलराइज करें। किसी तरह कोई कमी हो, कोई सजेशंस हो तो आप निसंकोच इनबॉक्स में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अंत में एक बार मैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे महाविद्यालय की तरफ से, मेरी तरफ से मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।